एल्किल हैलाइड के या हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन को मुख्यतः ये 5 तरह के रिएक्शन में इनको बांटा गया है। ये फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड होता है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या जिसको विलोपन अपक्रिया कहते हैं। और तीसरा एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। और जो है फोर्थ रिएक्शन जो देता है एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विथ मेटल्स। और लास्ट जो 5वां रिएक्शन इसका होता है ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अपक्रियाएँ हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप का इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये जो एक्स होता है हैलोजन, वह किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो ये आपका एक्स यहाँ से निकलेगा, लिविंग ग्रुप होगा, और ये एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल एक्स आर से जुटेगा और एक्स जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आपका एक न्यू प्रोडक्ट जो है आर ये न्यू करके बनेगा और एक्स यहाँ से ये जो है रिलीज होगा। इसको जो रिलीज होता है उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। और ये न्यू का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें जो है सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और एक दूसरा जो टाइप होता है SN2 रिएक्शन। तो SN1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर, 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो इसको उल्टा पढ़ते हैं, 1 के लिए यूनिमालिकुलर, N के लिए न्यूक्लियोफिलिक, S के लिए सब्स्टिट्यूशन, यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 में जो 2 होता है इसको पढ़ा जाता है बाई मालिकुलर। तो ये पढ़ेंगे इसको SN2 को बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 2 तरह के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आते हैं, या एक SN1 रिएक्शन और सेकेंड SN2 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन जो है मोस्टली जो है टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं, और SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है SN2 रिएक्शन शो करते हैं। तो रिएक्टिविटी आर्डर आप SN1 और SN2 देख सकते हैं आप लोग। SN1 रिएक्शन का आर्डर जो देखेंगे तो टर्सरी एल्किल हैलाइड ये जो है ज़्यादा आसानी से SN1 रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर इसके बाद 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो SN1 रिएक्शन का आर्डर होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 रिएक्शन देगा, और ये जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्टी के साथ शो करेगा। इसी तरह SN2 का आर्डर देखेंगे तो इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से SN2 रिएक्शन दिखाएगा, और टर्सरी एल्किल हैलाइड ये डिफ़िकल्टी से दिखाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन होता क्या है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। पहले पद में प्लेनर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन बनता है, और दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल प्लेनर कार्बोकेटायन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद बनाता है। तो इसको जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसको यह SN1 जो है रिएक्शन 2 पदों में होता है। पहला पद स्लो पद होता है, इसको RDS भी कहते हैं, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो पद स्लो या धीमी गति से होता है उसको उसी से अपक्रिया की गति का निर्धारण होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, एक्स यहाँ पहले पद में एक्स रिलीज हो जाएगा और कार्बोकेटायन ये बनेगा। ये जो है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, एक्स जो है निकल जाएगा। और दूसरे पद में जो है, दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल इस प्लेनर कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा यहाँ, और ये आपका प्लेनर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा पहला वाला, और यदि बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ये दूसरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। 50% बैक साइड वाला और 50% फ्रंट साइड वाले प्रोडक्ट बनेंगे। और ये SN2
जो दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको कहते हैं SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। तो यह क्रिया केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है। SN2 का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होता है और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। TB मैंने ये जो है टेट्रागोनल, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहाँ से X यहाँ से रिलीज करना शुरू होगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से दूसरे साइड से अटैक करना शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो है X यहाँ से रिलीज हो जाता है और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो जाता है। तो यहाँ टोटल जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है और यहाँ 50% बैक साइड वाला प्रोडक्ट बनता है, 50% फ्रंट साइड वाला SN1 में। तो यहाँ लगभग रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है SN2 में। अब इसके जो है कुछ SN2 को आप लोग कैसे पहचानेंगे, ये जो है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू से संपन्न होता है और SN1 जो है वो कार्बोकेटायन के थ्रू जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ RX में X जो है X रिप्लेस होगा, ये आपका ये एक्वस KOH के से रिएक्शन कराएंगे तो KX निकल जाएगा और ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा जो है यदि RX की क्रिया एल्किल हाइड्राइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर आपको ईथर मिलता है और यदि सोडियम एल्कनाइड से क्रिया कराएंगे तो आपको एक हायर एल्काइन का फॉर्मेशन होगा, Na और X निकल जाएगा, R इससे जुड़ जाएगा तो एक उच्च एल्काइन का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा सोडियम एल्कनाइड से क्रिया कराने के बाद। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन है, काफ़ी बोर्ड में पूछे जाते हैं। एल्किल हाइड्राइड की क्रिया यदि अल्कोहलिक KCN से कराते हैं तो ये आपका बनता है एल्किल नाइट्राइल या एल्केन नाइट्राइल और यही क्रिया यदि अल्कोहलिक AgCN से कराते हैं तो आपको बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, ये बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। अल्कोहलिक KCN से नाइट्राइल बनता है और AgCN से आइसोनाइट्राइल बनता है। तो इसका कारण क्या होता है कि ये जो अल्कोहलिक KCN होता है यह आयनिक कंपाउंड होता है, ये ब्रेक होता है K+ में और CN- में और यहाँ पर जो CN है यह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट का मतलब होता है कि यह कार्बन के थ्रू भी, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये हो जाएगा CN और यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा और C पर माइनस। तो ये जो साइनाइड यहाँ पर उत्पन्न होता है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ये कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है इससे के साथ भी अटैक कर सकता है लोन पेयर से। तो जब आयनाइज होता है तो कार्बन के थ्रू ये अटैक करता है। तो यहाँ पर KCN में एल्किल नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है और ये जो AgCN होता है यहाँ पर AgCN में कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो यहाँ पर AgCN में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यह आयनाइज नहीं होता है और यह जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है उसके थ्रू जो है एल्किल हाइड्राइड पर यह अटैक करता है। तो कोवैलेंट नेचर के कारण यहाँ पर CN का जो है नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, इसके बाद में AgX बाहर निकलता है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात होगी कि जब अल्कोहलिक KCN से क्रिया कराएंगे तो आपको एल्केन नाइट्राइल बनेगा और जब AgCN से क्रिया कराएंगे तो आपको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब उसी तरह जो है देखिए
आप यदि अल्कोहलिक अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा और HX यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह देखिए KNO2 से क्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखिए KNO2 और AgNO2 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो KNO2 से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है एल्किल नाइट्राइट, और AgNO2 से कराते हैं तो बनता है नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर भी वही कारण है कि KNO2 आयनिक होकर के K+ और NO2 देता है। तो KNO2 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं N और O तो यहाँ से यहाँ पर भी जो है देखो, देखिए यहाँ पर लोन पेयर होता है और ये ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। तो जब आयनाइज होता है तो ये जुटा रहता है, ये एल्किल नाइट्राइट जो है KNO2 के साथ इसका एडिशन कराएंगे तो वो ONO के रूप में ये जुड़ता है, और इसमें जो है नाइट्रो AgNO2 से कराएंगे तो ये NO2 N के थ्रू जो है जुड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ता है R से। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर भी वही ये आयनिक प्रोडक्ट बनाता है और ये कोवेलेंट होता है। तो यहाँ पर जो है ये N के थ्रू जो है अटैक करता है तो बनता है नाइट्रो एल्केन। और इसी तरह जो है अगला आप लोग रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH का AgOH से क्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा RCOOAG। तो यहाँ पर आपका बनेगा Ag, यहाँ से रिप्लेस होगा Ag+ के रूप में, और एल्किल हैलाइड का X AgX के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके देखने को मिलते हैं। ये सब आ जाएंगे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जो होता है वह होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, या जिसको कहते हैं विलोपन अपक्रिया। ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलोपन अपक्रिया। तो हाइलो एल्केन को अल्कोहलिक OH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। HX का यहाँ से एलिमिनेशन बाहर, एक HX मालिक्यूल बाहर निकलता है। तो जैसे कोई एल्किल हैलाइड है RCH2CH2X, तो यहाँ से आपका ये X है और X जिससे जुटा रहता है उसको अल्फ़ा पोजीशन बोलते हैं, और अल्फ़ा पोजीशन के बगल वाले पोजीशन को बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ एल्किल हैलाइड से एक ये हैलाइड आयन निकलता है और एक H निकलता है। तो HX के रूप में यहाँ से एक मालिक्यूल का विलोपन होता है और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप लोग विलोपन अपक्रिया में ये एल्किन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है इसका तो विलोपन अपक्रियाओं में हाइलो एल्केन से एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन परमाणु एक ही साथ निकलता है। अतः इन अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। निष्कासित हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से होता है, इसलिए इन अपक्रियाओं को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये जो H जो है पोजीशन बीटा से निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो इसका स्पेशल एग्जाम्पल आप एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड का अल्कोहलिक OH से क्रिया करा देंगे तो एथीन बनेगा और KBr बन जाएगा और H2O बन जाएगा। और उसी तरह जो है आप ये प्रोपिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। प्रोपिल ब्रोमाइड में Br और H एक साथ निकलेंगे, H+ के रूप में निकलेगा और Br- के रूप में, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये N प्रोपिल ब्रोमाइड से क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है जब हाइलो एल्केन इस प्रकार की हो कि उसमें 2 प्रकार की एल्किन बनती हो तो मुख्य एल्किन का निर्धारण सैट-जैव नियम के अनुसार होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन ये ले लिया गया 2 क्लोरोब्यूटेन,
तो यहाँ 2 बीटा पोजीशन है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुटा है उसको अल्फा पोजीशन बोलेंगे, और इसके बगल वाले को बीटा बोलेंगे, और यहाँ कार्बन के बगल वाले में यहाँ बीटा बोलेंगे। तो यहाँ 2 तरह के हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2 बीटा हैं तो 2 तरह के हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो हाइड्रोजन एक बार इससे निकल सकता है और Cl यहाँ से निकल सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हाइड्रोजन इस कार्बन से निकले और Cl इस कार्बन से, तो 2 तरह के प्रोडक्ट की संभावना यहाँ बनती है। तो यदि ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ बीच में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन। और यदि ये टर्मिनल कार्बन से टर्मिनल बीटा हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका डबल बॉन्ड एक पोजीशन पर चला जाएगा। तो इस तरह से 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन होने के कारण 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 2 ब्यूटीन बनेगा और ब्यूट 1 बनेगा। तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है। ये जो है ब्यूट 2 ये हमारा क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, इसका परसेंटेज हाई होगा। और ब्यूट 2 की मात्रा जो है कम बनेगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसका निर्धारण, ये मेजर और माइनर का निर्धारण सेट-जेफ नियम के अनुसार करते हैं कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वह ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये एल्कीन है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है और एक CH3 जुटा हुआ है। उसी तरह इधर देखेंगे इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, एक एल्कीन जुटा हुआ है। जबकि नीचे वाले में देखेंगे तो डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों हाइड्रोजन जुटे हैं और एक साइड में एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप जुटा हुआ। यहाँ डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन एल्किल का सब्स्टिट्यूशन कम है, तो जहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगा वो लेसर अमाउंट में बनेगा, और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होगा वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। यही जो है सेट-जेफ नियम होता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब तीसरे टाइप का रिएक्शन हम लोग का है रिडक्शन ऑफ हैलो एल्किन। तो इसमें जो है 3 तरह से रिडक्शन क्रियाओं को दिखाया जा सकता है। एक जो है कैटलिस्ट की उपस्थिति में, निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस यदि ले लिया जाए तो यहाँ पर आपका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो बन जाएगा एल्केन, और एक HBr यहाँ से निकल जाएगा। तो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना हो तो आपको निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो आपको एल्केन प्राप्त होगा और HBr मिल जाएगा। दूसरे तरह का रिएक्शन होता है जिंक कापर युग्म, ये लेते हैं जिंक कापर युग्म और एथिल अल्कोहल द्वारा अपचयन। तो इसमें जो जिंक होता है वो एथिल अल्कोहल से क्रिया करके ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नवजात हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आपका एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। तो यहाँ से इथेन बन जाएगा और जो है आपका HBr निकल जाएगा। तो ये H का C2H5 में एडिशन हो जाएगा, H का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। तो ये एथेन बन गया और HBr बन गया। और ये जो तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग लिए हैं, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है AHI, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के द्वारा भी अपचयन होता है। ये केमिकल रिडक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ कैटालिटिक रिडक्शन ये दोनों हो गया, ये जो लास्ट में है इसको केमिकल रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका ये एथिल आयोडाइड से HI की क्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपका बन जाएगा ये एथेन बन जाएगा और I2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है 3 रिएक्शन आपके रिडक्शन के अंतर्गत आएंगे। पहला दूसरा कैटालिटिक रिडक्शन कहलाता है और तीसरा रिडक्शन जो है केमिकल रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन के। अब जो है अब चौथे प्रकार का रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे कुछ नेम रिएक्शन भी निकलते हैं। हाइलो एल्केन का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके कार्बन की सम संख्या वाली एल्केन प्राप्त करते हैं। जैसे आपका एल्किल हैलाइड है RX, 2 मालिक्यूल सोडियम के और फिर 1 मालिक्यूल एल्किल हैलाइड का, तो यहाँ से आपका बनता है NaX, और ये 2 RRA इतना पोर्शन आपका ये निकल जाएगा, RR आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक हायर एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है।
तो ये सिंथेटिक रिएक्शन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको हायर एल्केन बनाना होगा तो आपको एल्किल हैलाइड का क्रिया सोडियम के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एक हायर एल्केन यहाँ प्राप्त हो जाएगी। यदि एक कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। एल्किल हैलाइड आप 2 कार्बन वाला ले देंगे तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन वो 4 कार्बन वाला मिलेगा। मतलब उसकी सम संख्या में ये बढ़ोतरी एल्किल हैलाइड की हो जाएगी। जैसे इसका स्पेशल एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराया जा रहा है 2 मालिक्यूल सोडियम से, तो यहाँ 2 NaI यहाँ से निकल जाएगा और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा एथेन और ये बन जाएगा 2 NaI। तो ये क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहलाता है वुड्स क्रिया, वुड्स रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं डाई ईथर में तो हायर एल्केन का फॉर्मेशन कहलाता है वुड्स रिएक्शन या वुड्स क्रिया। इसी तरह जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया यदि आप मैग्नीशियम धातु के साथ करा दें, मेटल मैग्नीशियम के साथ, तो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें जो है आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम कराएंगे CH3I प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा CH3MgI। ये इसी को GR कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यदि एथिल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे ड्राई ईथर में तो आपको बनेगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो ये 2 तरह का मेटल के साथ क्रिया आप लोग देखिए, सोडियम के साथ ये बनता है हायर एल्केन बनती है जिसकी रिएक्शन को वुड्स क्रिया कहा जाता है। और यदि एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम चूर्ण के साथ क्रिया करा दिया जाए तो आपका बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको GR के नाम से जानते हैं। और 5वें प्रकार का रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो है हैलो एल्केन को जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हायर टेम्परेचर लगभग 573 मतलब ये जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन में आइसोमेराइजेशन हो जाता है। आइसोमेराइजेशन का मतलब कि वहाँ जो हाइड्रोजन परमाणु है वो शिफ्ट कर जाएगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। तो यहाँ देखिए जब 1 क्लोरोप्रोपेन को एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हायर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। तो क्लोरीन का पोजीशन 1 नंबर से 2 नंबर पर चला गया। तो इस तरह का ये इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो है स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने लगेगा और ये जनरली इसको क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर हो गया। पहले क्लोरीन 1 पोजीशन पर है और दूसरे में जो प्रोडक्ट बना वो हो गया 2 पोजीशन पर। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो करने लगता है। उसी तरह यदि आप 1 क्लोरोप्रोपेन की जगह आप ले लें 1 ब्रोमोब्यूटेन तो ये आपका बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में केवल इसको हीट कर दें तो आइसोमराइजेशन शो करेगा, ये आपका बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग इसमें डिस्कस किए। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और चौथा रिएक्शन विथ मेटल्स और 5वां जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखा गया कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पोजीशन आइसोमर तैयार हो जाते हैं। जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन को गर्म किया गया तो आपको मिल गया 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन को जब गर्म किया गया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सबको कंसीडर किया गया। थैंक यू।